हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल आस्क योर गायनेकोलॉजिस्ट। मैं डॉक्टर सोनल परिहार आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि आप ही लोगों में से सजेशन आया है, दैट इज ब्लीडिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के समय ब्लीडिंग क्यों होती है? अब प्रेगनेंसी के समय ब्लीडिंग होने के बहुत सारे कारण हैं, बट डेफिनेटली जिसको ब्लीडिंग होती है वो बहुत परेशान हो जाते हैं, फैमिली वाले बहुत परेशान हो जाते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बनाया गया है। अब आप प्रेगनेंसी को 3 भागों में डिवाइड कर लीजिए। 9 साढ़े 9 महीने की प्रेगनेंसी होती है, तो 3 महीने, फिर 3 महीने, फिर 3 महीने, ऐसे आप इसको डिवाइड करिए। शुरू के 3 महीने को बोलते हैं पहली तिमाही, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर की ब्लीडिंग क्यों होती है? इसके बहुत सारे कॉजेज होते हैं। नंबर 1 कॉज इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग यानी कि जब बच्चा फैलोपियन ट्यूब, यानी कि जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, यूट्रस की जो ट्यूब होती है उसको फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, उस नलकी से जब वो सरक के यूट्रस के अंदर, बच्चेदानी के अंदर आता है, तो अपना रास्ता बनाता है बच्चेदानी की दीवार के अंदर जाने के लिए। उस दीवार के अंदर जब वो जाता है उसको इम्प्लांटेशन बोलते हैं। उस समय हल्की सी ब्लीडिंग हो सकती है, क्योंकि कुछ नाड़ें उस समय फट जाती हैं और हल्की सी ब्लीडिंग हो सकती है। सेकेंड कॉज होता है क्रोमोसोमल प्रॉब्लम। क्रोमोसोमल यानी कि जेनेटिक प्रॉब्लम। अब क्या होता है कि जब बच्चा अगर एबनॉर्मली डेवलप्ड है, उसको जेनेटिक कैरेक्टर सही नहीं मिले हैं, से फॉर एग्जाम्पल उसको कोई ट्राइजोमी है, मदर या फादर में से जो जीन्स ट्रांसफर हुए हैं वो सही से नहीं हुए हैं, तो बच्चा एबनॉर्मल है, तो बॉडी उसको नेचुरल तरीके से बाहर निकालने की कोशिश करती है। उस समय हल्की सी ब्लीडिंग हो सकती है। वो एक वार्निंग होती है, एक संकेत होता है, बॉडी आपको देती है कि ये बच्चा सही नहीं है। थर्ड कॉज हो सकता है फाइब्रॉइड्स। बच्चेदानी के अंदर कोई फाइब्रॉइड है, यानी कि बच्चेदानी में गांठ है, जैसे कि मेरी पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फाइब्रॉइड्स क्यों होते हैं और कैसे होते हैं। तो अगर फाइब्रॉइड है तो ब्लीडिंग हो सकती है। अगेन ये इंडिकेशन है, एक बॉडी का इंडिकेशन है कि बच्चा आपका सही जगह नहीं है, या बच्चेदानी का एटमॉस्फेयर, जो घर है बच्चेदानी का, जो बच्चे को फूड प्रोवाइड कर रहा है, वो सही नहीं है। तो ये एक संकेत होता है बॉडी का। या फिर बच्चेदानी के अंदर कोई सेप्टम है, जैसे कि आपने सुना होगा बहुत से लोगों को बच्चेदानी के अंदर एक छोटी सी झिल्ली होती है जिसको सेप्टम बोलते हैं। अगर बच्चा वहां पर इम्प्लांटेशन हो गया है तो ऑब्वियसली बच्चे को जो चारों तरफ से जो पोषण मिलता है, जो खाना मिलता है, वो सही नहीं मिलता है। ये हो गए यूट्रस के, यानी कि बच्चेदानी के कॉजेज, बच्चेदानी के अंदर कोई प्रॉब्लम है इसके कॉजेज। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज जो कि बड़ा ही खतरनाक होता है, घातक होता है, वो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसके बारे में एक वीडियो पहले भी आ चुका है, उसको देखिएगा ध्यान से। एक्टोपिक प्रेगनेंसी जानलेवा है जब ये बच्चा बच्चेदानी में ना होकर कहीं और है, यानी कि ट्यूब में है या ओवरी में है या कहीं और है, तो फिर हल्की सी ब्लीडिंग बच्चेदानी के अंदर से हो सकती है, और ये एक इंडिकेशन होता है कि भाई ये बच्चा सही जगह पे नहीं है, तो सोनोग्राफी मस्ट हो जाती है। नेक्स्ट हम आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज जो कि सबसे कॉमनली देखा गया, वो है हार्मोनल प्रॉब्लम। बच्चा जब पेट के अंदर पलता है तो बच्चेदानी के अंदर जो उसको पोषण मिलता है वो कैसे डेवलप होता है, ये सब हार्मोनल चेंजेस होते हैं मदर के अंदर। जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उसमें हार्मोन्स अप डाउन होते हैं, वैसे प्रेगनेंसी के समय कुछ हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि प्रोजेस्टेरोन, जैसे कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, जिसको हम HCG बोलते हैं। अगर इन हार्मोन्स की कुछ कमी है या फिर बॉडी के अंदर कोई और हार्मोन है जो गड़बड़ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल थायराइड, TSH अगर कम है, या फिर प्रोलैक्टिन अगर बढ़ा हुआ है, या फिर कोई और हार्मोन जैसे कि PCOD में एंड्रोजन बढ़ जाता है, कोई भी किसी भी तरह का हार्मोन, इंसुलिन बढ़ा हुआ है, या फिर इंसुलिन की कमी है बिकॉज ऑफ डायबिटीज, तो कोई भी हार्मोनल डिसबैलेंस जो है इस बच्चे को खराब कर सकता है और ऐसे में ब्लीडिंग हो सकती है। तो ऐसे में जब डॉक्टर आपके पास आप जाते हैं तो वो डिटेक्शन करते हैं कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम है, उसी हिसाब से आपका ट्रीटमेंट करते हैं। अब आते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर, यानी कि दूसरी तिमाही की ब्लीडिंग पे। दूसरी तिमाही शुरू होती है जैसे ही तीसरा महीना खत्म होता है। जब तीसरा महीना खत्म होता है उस समय जो बच्चेदानी है उसके अंदर वो बच्चा बड़े होते होते उसके जो चारों तरफ जो घर होता है, जिसको हम एमनियोटिक सैक बोलते हैं, जिसके अंदर उसका पानी भरा हुआ होता है, जिसमें कि माँ का पोषण होता है, बच्चा उसी में से पोषण लेता है, वो पूरा सैक बच्चेदानी की दीवार से चिपक जाता है। तो उस समय हल्की सी ब्लीडिंग हो सकती है, उसको बोलते हैं एमनियोटिक सैक ब्लीडिंग, जो कि नॉर्मली 3rd मंथ खत्म होती है, अराउंड 12 वीक्स के अराउंड होती है। ठीक है, ये बड़ी कॉमन है और 1-2 दिन में होके ये बंद हो जाती है। सेकेंड कॉज अगेन वापस से वही रिपीटेशन करेंगे जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में था, फाइब्रॉइड्स, यानी कि बच्चेदानी के अंदर जो एटमॉस्फेयर है बच्चे के ग्रो करने का वो गड़बड़ है, या फिर सेक्टम जो कि बच्चेदानी के अंदर डेवलप हो रहा है। बाय चांस अगर वो 3 महीने तक डिस्टर्ब नहीं करा तो हो सकता है 3 महीना खत्म होते ही 4थे महीने में वो ब्लीडिंग कराती। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज जो कि बच्चेदानी के अंदर की एनॉमली होती है वो ही सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस होता है जिसमें कि बच्चेदानी का जो मुंह है, जो सर्विक्स जिसको हम बोलते हैं, वो टाइम से पहले खुलने लगता है, उसको हम सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस बोलते हैं। ये जनरली सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी कि दूसरी तिमाही में ब्लीडिंग कराता है और अबॉर्शन करा सकता है।
सेकेंड ट्राइमेस्टर में यानी कि दूसरी तिमाही में कुछ ऐसे कॉजेज होते हैं जो कि नॉर्मली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं होते हैं, जैसे कि मैंने बताया सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि पहली तिमाही में कुछ ऐसे कॉजेज होते हैं ब्लीडिंग के जो कि सेकेंड में नहीं आते, जैसे हार्मोनल चेंजेस। हार्मोनल प्रॉब्लम्स ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही निपट जाती है। अगर हार्मोनल चेंजेस की वजह से अबॉर्शन होना है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही हो जाएगा, या फिर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलीज, मतलब कि बच्चा एबनॉर्मल है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही उसका अबॉर्शन हो जाएगा, वो सेकंड तक कंटिन्यू नहीं करेगा। तो ये चीजें आपको समझनी है कि फर्स्ट में क्यों ब्लीडिंग होती है और सेकंड में क्यों ब्लीडिंग होती है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में कभी कभी सर्वाइकल म्यूकस यानी कि बच्चेदानी के मुंह पे जो वाइट डिस्चार्ज जिसको हम म्यूकस बोलते हैं वो बनता है, वो कभी कभी डिस्प्लेस हो जाता है, जगह से हिल जाता है, या तो सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से, या फिर डॉक्टर ने अगर इंटरनल एग्जामिनेशन किया उस वजह से भी थोड़ी ब्लीडिंग हो सकती है। अब आते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर यानी कि तीसरी तिमाही की ब्लीडिंग क्यों होती है, जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक है। तीसरी तिमाही की ब्लीडिंग जनरली आप इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। या तो बच्चेदानी के अंदर कोई गांठ है जो कि शुरू से पहली तिमाही से ही तंग कर रही है और तीसरी तिमाही में आने के बाद वो गांठ और बड़ी हो गई है, क्योंकि बच्चेदानी बड़ी हो रही है तो जो गांठ भी बड़ी हो गई है, तो उस वजह से ब्लीडिंग हो रही है। तो एक तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉज हो गया कि भाई गांठ है और ये पहले से पता होता है। ऐसी कोई चीज नहीं है कि आपको सडनली तीसरी तिमाही में पता चले, आपको पहली तिमाही से ही पता होता है कि गांठ है और ये ब्लीडिंग करेगी। दूसरी प्रॉब्लम आती है प्लासेंटा की यानी कि आंवल की। आंवल के एबनॉर्मेलिटीज की वजह से ब्लीडिंग होना बड़ा कॉमन है। और आंवल जैसे कि मैंने आपको बताया कि शुरू में 3 महीने पे जब वो बनती है तो वो पूरी चारों तरफ बच्चेदानी की चारों तरफ रहती है, फिर वो धीरे 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 सिकुड़ के एक तरफ पहुंच जाती है। और नॉर्मली जो आंवल का जो पोजिशन होता है वो नॉर्मली या तो बच्चेदानी के ऊपर वाले हिस्से में होता है जिसको फंडस बोलते हैं, या फिर आगे वाली वॉल पे या पीछे वाली वॉल पे यानी कि एंटीरियर या फिर पोस्टीरियर वॉल पे। वो नीचे वाले सेगमेंट में नहीं आती है। अगर वो नीचे वाले सेगमेंट में रह गई तो फिर उसको प्लासेंटा प्रीविया बोलते हैं, यानी कि बच्चेदानी के नीचे वाले हिस्से में आंवल है। अब ये कितनी नीचे है वो डिपेंड करता है उसके ग्रेड पे, ग्रेड 1 है कि 2 है या 3 है। अगर ग्रेड 3 है यानी कि वो पूरी तरह से जो बच्चेदानी का रास्ता है, जो मुंह है, उसको कवर कर रही है, तो वो सबसे ज्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि उसने वो पूरा रास्ता बंद करा हुआ है जहां से वो बच्चा निकलने वाला है। तो इस तरह की ब्लीडिंग नॉर्मली प्लासेंटा प्रीविया जिसको हम बोलते हैं, इस तरह की ब्लीडिंग पेनलेस होती है। बिना पेन के सडनली पेशेंट आपको बताएगा बिना दर्द के हमको एकदम से तेज ब्लीडिंग स्टार्ट होगी, और ऐसे केसेस में इमरजेंसी ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ सकती है। दूसरा प्लासेंटा का कॉज ब्लीडिंग का होता है एब्रप्शन प्लासेंटा। एब्रप्शन प्लासेंटा यानी कि आपके बच्चेदानी के जो आंवल है उसके और बच्चेदानी के बीच में जो गैप है वहां पर कुछ ब्लड इकट्ठा हो गया। अब वो कितना ब्लड इकट्ठा हुआ है डिपेंड करता है कौन सी कैपिलरी, कौन सा ब्लड वेसल रप्चर हुआ है। तो उस ब्लड क्लॉट की जमा होने की वजह से सडनली बच्चेदानी एकदम टाइट हो जाती है, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है और बच्चे को जो ब्लड मिल रहा है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो ऐसे में बच्चे को बहुत ज्यादा खतरा हो जाता है और फौरन डिलीवरी की जरूरत पड़ सकती है। तीसरी तरह की ब्लीडिंग जो कि बड़ी कॉमन है वो है प्री टर्म लेबर। प्री टर्म लेबर यानी कि बच्चेदानी का मुंह टाइम से पहले खुलना शुरू हो गया। 37 वीक्स पे हम कंप्लीट प्रेगनेंसी मानते हैं। अगर उससे पहले ये बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू हो जाता है तो उसको प्री टर्म लेबर बोलते हैं। और जैसे कि नॉर्मल लेबर में होता है, जब बच्चेदानी का मुंह होता है थोड़ी ब्लीडिंग होती है, तो इसको प्री टर्म लेबर ब्लीडिंग बोलेंगे। और दिस विल बी नथिंग बट शो यानी कि जब भी बच्चेदानी का मुंह खुलेगा तो थोड़ी सी कुछ आपस की कैपिलरी जो आसपास की होगी रप्चर होंगी, उसको बोलते हैं शो। तो दोस्तों आई थिंक आज के लिए इतना ही। आपको अभी पता चल गया कि ब्लीडिंग क्यों होती है प्रेगनेंसी के समय, पहली तिमाही, दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही में ब्लीडिंग के कॉजेज क्या हो सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। और अभी आपको अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मैसेज कर सकते हैं sonal.parihar.33। अदरवाइज आप मेरे यूट्यूब चैनल आस्क योर गायनेकोलॉजिस्ट में मुझे मैसेज करिए, इनबॉक्स करिए, मैं आपका उसका जवाब पक्का दूंगी। सो फ्रेंड्स, टिल देन टेक केयर, बाय फॉर नाउ एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल आस्क योर गायनेकोलॉजिस्ट। बाय।